जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। एज ऑन 10 जून 2022। आ जाओ भाई, आप लोग सब आ जाओ पहले एक बार क्लास के अंदर, उसके बाद शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से क्लास को शेयर करो भाई, जल्दी से लोगों को बताओ कि हम आ गए हैं भाई आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। नए थोड़ी आ गए ना सर, रोज आते हो, पढ़ाना तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं आज का बिना टाइम खराब करे अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका चर्चा में है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, जिसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल चर्चा में है। इसका संबंध किससे रहा है? क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन आप समझ भी गए। प्रो प्लेनेट पीपल चर्चा में है, तो ये कहां से दूसरी दुनिया का जीव आ गया भाई? ये क्या आ गया ये आपके बीच में? इसका संबंध पूछ रहा हूं मैं, प्रो प्लेनेट पीपल है। यानी कि देखिए, आपको पता पूरा जो विश्व है ये पृथ्वी को खराब करने के अंदर लगा हुआ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। यानी कि वे लोग जो इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाते हैं, जिस जीवन शैली से किसी भी प्रकार का कह सकते हैं पृथ्वी को नुकसान नहीं होता है, तो जो लोग इस प्रकार की जीवन शैली जो पर्यावरण के प्रति बिल्कुल अनुकूल है या पर्यावरण को या पृथ्वी को नुकसान नहीं देती है, उस जीवन शैली को जीने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? प्रो प्लेनेट पीपल के नाम से उनको जाना जाता है। यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो प्रकृति को या पृथ्वी को अपनी जो जीवन शैली है, जीवन शैली से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देते हैं, नुकसान नहीं देते हैं। उन लोगों को क्या कहा जाता है? आपका प्रो प्लेनेट पीपल। अब प्रो प्लेनेट पीपल की अगर हम बात करें तो ये कहां से निकल करके आया है, इसको लेकर के बात करेंगे। देखिए भाई, अब ये जो शब्द है आपका, इसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में जो बात हुई थी उनको लेकर के जो 2-4 क्वेश्चन आपके वो नोट करेंगे आप। देखिए 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए एक दिवस मनाया गया था। कब? 5 जून को एक दिवस मनाया गया था। ठीक है, जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के या पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मोदी ने एक पहल करी थी। जो पीएम, भारत के जो पीएम है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक पहल करी है, वैश्विक पहल। तो किस वैश्विक पहल को इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, वैश्विक पहल को लॉन्च किया यहां पर। तो पर्यावरण दिवस पर वैश्विक पहल लॉन्च करी गई और उस वैश्विक पहल में था क्या, उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे भाई आप लोग। ये है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। क्या कौन सी पहल लॉन्च करी गई? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मोमेंट लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछेगा आप लोगों से कि किस दिन। तो आपका पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, पर्यावरण दिवस पर 5 जून को वैश्विक पहल लॉन्च करी। किसने? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट के नाम से ये लॉन्च करी है। ठीक है, इसके दौरान क्या है अभी आपका जीवन शैली, इसमें ही आया आपका जो जीवन शैली है, जीवन शैली जीने की दृष्टि से लाइफ स्टाइल शुरू की गई थी। जीवन शैली जीने की दृष्टि से
की दृष्टि से इस पहल को प्रारंभ किया गया। शाबाश भाई शाबाश, आ जाओ, वेल डन, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, ध्यान रखना इस बात का, इसलिए एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई इसको, ठीक है। शाबाश भाई शाबाश, जैन सबको जैन, आ जाओ भाई जल्दी आओ। ये पृथ्वी ग्रह के अनुरूप और उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। ये शैली कैसी आपकी, ये पृथ्वी ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो बात मैंने बोली आपको कि ऐसी जीवन शैली जो पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाए, उसको क्या वो उसका पहल उसको शुरू किया गया है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, ये पहल है, वैश्विक पहल है। और जो इस तरह की जीवन शैली जीते हैं, जो ये जीवन शैली जीते हैं, उन्हें क्या कहा गया है, प्रो प्लेनेट पीपल। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बट आप इसका आंसर देने में सक्षम हो चुके हो इस क्लास के बाद में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कब भाई आपका, पीएम मोदी यहां पे नोट करा रहा हूं, 2021 में ग्लासगो COP26 हुआ था आपका। ग्लासगो में पार्टी के 26वें संयुक्त राष्ट्रीय जो आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोप, सीधा लिख रहा हूं इसको मैं, कोप भाई शॉर्टकट में COP26, इसका पूरा हिंदी में क्या बन जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु जो परिवर्तन है के दौरान इसका जिक्र किया था, या विचार शुरू किया था, या विचार कब कहां से निकला, इसकी विचारधारा कहां से निकली है, तो ग्लासगो से, किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। ये बात मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, ठीक है भाई। चलिए, और अब इसका जिक्र कर दिया कब, पर्यावरण दिवस पर। तो पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे बनता है। तो पहली बार 1973 में, ये मैंने पहले भी नोट कराया, 1973 में आपका पहली बार ये पर्यावरण दिवस है मनाया गया। चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, पूछेगा, प्रकृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है इसलिए। और चर्चा में है, चर्चा में क्यों, 5 जो आपका जून है, इस दिन क्या मनाया गया है, पर्यावरण दिवस मनाया गया है। शाबाश भाई शाबाश, सबको जोड़ो, शेयर करो भाई क्लास को, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय रहा है। एक बार इसको मैं रिवाइज करा दूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बात करी प्लेनेट पीपल कौन है। प्लेनेट पीपल वे लोग होते हैं जो इस प्रकार की जीवन शैली जीते हैं जो पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। ओके, पृथ्वी को अपनी जीवन शैली के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाते, वो लोग क्या होते हैं, प्लेनेट पीपल होते हैं। 5 जून को जो आपका क्या मनाया गया था, आपका 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया, इस पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन शैली जीने किसके एक आपकी वैश्विक पहल करी, कौन सी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया, एक वैश्विक पहल को लॉन्च किया। और इसकी थॉट की अगर बात करें, आई कहां से थॉट, तो थॉट पीएम मोदी ने 2021 में ग्लासगो COP26 संयुक्त जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन जो आपका है, इसके अंदर इन्होंने इस थॉट को जन्म दिया था, बताया था, और वही अब यहां पर बात हो रही है। तो पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 5 को मनाया गया, पहली बार कब, 1973 में इसको मनाया गया। शानदार क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार रफ कर रहा हूं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका चर्चा में, जिसके ऊपर अब बात करने वाले हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी हालत में, और इस क्वेश्चन को तो बड़ी तसल्ली से आप लोग नोट करेंगे। अभी राज्यसभा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका राज्यसभा का चुनाव चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, तो राज्यसभा का चुनाव, एक्चुअली राज्यसभा के सदस्यों का कह सकते हो, के सदस्यों का चुनाव चर्चा में है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है भाई, सबसे पहले तो बात करें, राज्यसभा की 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कितनी सीटों पर हो रहा है, 16 सीटों पर इसका चुनाव हो रहा है। दूसरी बात करते हैं, राज्यसभा की जो 16 सीटें हैं, कब हो रहा है भाई, आज हो रहा है, ये 10 जून को, आज हुआ है, वो हो चुका भाई, है ना, आज हो रहा है 10 जून को ये चुनाव हो रहा है भाई आपका। शानदार क्वेश्चन है। ओके, अब बात आती है कि राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हो, 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है 10 जून 2022 को। राज्यसभा के सदस्य की बात करते हैं, एक बार देखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग इसका, राज्यसभा भाई, राज्यसभा, सबसे पहले बात आती है राज्यसभा की बात करें तो इसका पहले नाम क्या था, तो राज्यसभा का जो पहले नाम था वो क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट,
काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था। क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना गया। वर्तमान में पहले इसका क्या नाम था? क्योंकि संसदीय व्यवस्था हमने कहां से लिया, अगर ये पूछे तो कहां से लिए? ब्रिटेन से। कहां से लिए हमने संसदीय व्यवस्था? ब्रिटेन से। यानी कि इस ब्रिटेन में भी इसी प्रकार का आपका संसद है। तो राज्यसभा, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा नाम कब पड़ा? अगर ये पूछे कब पड़ा है नाम इसका, तो भाई इसका जो नाम पड़ा है ये 1954 में। मेरे जो प्यारे स्टूडेंट हैं वो मुझे डेट बताएंगे कब। अगस्त 1954 में इसका नाम क्या पड़ा? राज्यसभा पड़ा। पहला नाम क्या होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 रहेगा आपका राज्यसभा। फिर तीसरा इसको किस नाम से जानते हैं? तीसरा जो नाम इसका स्थायी सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर 4 के नाम से इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बड़े बुजुर्गों का सदन भी इसको बोलते हैं भाई। बड़े बुजुर्गों का सदन भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, चर्चा में 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 16 सीटों पर जब चुनाव हो रहे हैं तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए, तो राज्यसभा की मैंने यहां पर नाम की बात करी है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसको 1954 के बाद इसे राज्यसभा कहा गया। इसी को स्थायी सदन भी बोला जाता है, बड़े बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? भंग नहीं होती है, याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, तो कितने दिन के लिए चुनाव होता है, कितने वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? आपके बदली हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं। अब जब चुनाव की बात हुई है, चुनाव का प्रकार कैसा होता है? तो इसका अप्रत्यक्ष याद रखना। आप लोगों से पूछे चुनाव का प्रत्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते कौन लोग हैं? तो आपके विधायक, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इसको क्या करते हैं? चुनते हैं। ठीक है भाई, विधानसभा के सदस्य किसको चुनते हैं? राज्यसभा को चुनते हैं। अब बात आती कि राज्यसभा या आपका काउंसिल ऑफ स्टेट की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक की अगर हम बात करें, सीधा सा पहली बैठक तो याद रखना 1952 के अंदर स्वतंत्र भारत में जब आम चुनाव हुए, उसके बाद मई 1952 में डेट बताएंगे उज्जवल कोचिंग कैंपस के स्टूडेंट, डेट बताएंगे कितनी तारीख को संसद की बैठक की अगर बात करें, संसद की बैठक, ठीक है, साथ में राज्यसभा की बैठक है, साथ में लोकसभा की बैठक है, तीनों का एक ही आंसर है, तीनों का एक ही डेट का आंसर है। संसद की पहली बैठक कब हुई? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो मैंने क्या बताया? 1952। देश के अंदर जो चुनाव हुए कब है आपके? 1951-52 में देश के चुनाव हुए। बस लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आज का जो टॉपिक है वो क्या आपका करंट का ही है। अगर आप लोगों से पूछे राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? तो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है भाई, राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ये प्रतिनिधित्व की भी अगर हम बात करते हैं तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये याद रखेंगे, कभी भंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक सदस्य 2 वर्ष बाद बदली करे जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। 1952 में पहली बैठक हुई है मई में, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो विधायक हैं वो अपने राज्यों से बंदों को चुन करके भेजते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में राज्यसभा आपकी क्या नहीं हो सकती? भंग नहीं हो सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में आप लोगों का याद रखने वाला क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नेता कौन है? सॉरी, राज्यसभा के नेता कौन है? नेता जिस प्रकार से एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपके लोकसभा के नेता के नाम से किसको जाना जाता है? प्रधानमंत्री को। इसी तरीके से राज्यसभा के, और देखता हूं कौन पॉलिटी पढ़ के आया है ना, राज्यसभा के नेता के वर्तमान में कौन है? और एक और क्वेश्चन, वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? एक तो ये, दूसरा राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? चलिए आ जाओ, शाबाश वेल डन। और क्वेश्चन का हर कोई जवाब देगा जिसने
भीमराव अंबेडकर साहब ने बोली थी एक बात, याद हो, अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतनी दहाड़ेगा, उतनी तेज धाड़ मारेगा। एक पुस्तक का जिक्र किया था मैंने कल परसों, डिवाइडेशंस ऑफ पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जो भारत पाकिस्तान बंटवारा को लेकर के 75 साल पहले धाड़ मारी थी भीमराव बाबा साहब, भीमराव अंबेडकर साहब ने, और उसका रिजल्ट कल परसों देखने को मिला है। तो चलिए, शिक्षा, ये शब्द भी किसके थे? भीमराव अंबेडकर साहब के थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में बना हुआ। जब राज्य और चुनाव से लेकर के चर्चा बनी हुई है, एक और शानदार क्वेश्चन लेके जाता हूं जो कि आपके बीच में घूमेगा, बहुत घूमेगा, बहुत घूमेगा, लेकिन तुम आज याद कर लेना। तुम्हें 3-4 दिन बाद तुम जो वो बोलते ना, इधर झाके उधर झाके वहां जाके वो किया समय वेस्ट करते हो ना, वो आपको हर जगह मिलेगा देखने को, है ना। लेकिन पहली बार आज आपको मिल रहा है, पहली बार आपको यहां पर मिलेगा। चलिए बात करते हैं, अभी हाल ही में आपका चर्चा क्या हुई आपकी, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी चर्चा में। जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव चर्चा में है, उसी प्रकार से आपका राष्ट्रपति का चुनाव भी चर्चा में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में क्यों है, क्या हो गया भाई ऐसा जो राष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में आ गया। एक क्वेश्चन लेके जाऊंगा, शानदार तगड़ा क्वेश्चन लेके जाऊंगा, तुम याद करोगे कि हाँ सर कुछ बोल के गए हैं आप, कुछ विशेष क्वेश्चन दिया है आपने और तुम्हें भूलोगे नहीं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति का चुनाव गर्मी पकड़ रहा है, चुनाव चर्चा में है भाई। राष्ट्रपति का चुनाव किसमें भाई, आपका चर्चा में है। क्या चर्चा होगी भाई इसकी, अभी हाल ही में सबसे पहले बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। आपको मैंने बताया था कि 2022 के अंदर आपके राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। कब होंगे भाई, डेटें आ गई हैं जुलाई 2022 में, तो भाई कब होने वाले हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 21 तारीख को उल्टे देखिए, 21 तारीख को क्या आ जाएगा, 21 तारीख किसकी, 21 तारीख 21 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। और भारत के कौन से राष्ट्रपति के लिए चुनाव की बात हो रही है, तो आपको भारत को कौन सा राष्ट्रपति मिलेगा याद रखना, तो भारत को राष्ट्रपति मिल जाएगा कौन से नंबर का भाई, 16वां राष्ट्रपति भारत को मिल जाएगा। कब, आपका 21 तारीख को, ठीक है। अब बात आती है कि चुनाव कब हो रहे हैं इनके, चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव भाई आपका यह हो रहा है, मतदान की तारीख अगर हम बात करें, मतदान की जो तारीख है वो क्या है, तो मतदान की तारीख है भाई आपकी 18 जुलाई को क्या हो रहा है, आपका मतदान हो रहा है। शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। अभी आपका क्या नामांकन भरना है, नामांकन की अगर हम बात करें तो ये है भाई आपका शेड्यूल जो जारी किया 15/6/2022, 15/6/2000 आपका ये क्या है 22 है भाई आपका, 15/6/2022 से लेकर के 29/6/2022 तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन की लास्ट स्टार्ट कब से हो रहा है आपका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो 15 जून से। लास्ट डेट कब रहेगी आपकी, 29 तारीख है आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट है भाई आपकी इलेक्शन में नामांकन भरने की, ठीक है। कुछ तो मेरे जो मित्र क्लास देख रहे हैं, जो बहन क्लास देख रहे हैं, सरपंची की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, सरपंची की भी तैयारी रखनी है, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे छोटा रूप पंचायत, याद रखना। चलिए अगली बात करते हैं, इसके जो लास्ट डेट, नाम वापस लेने की जो डेट है, नाम वापस, कुछ लोग है ना बैठ जाते हैं, बोलो वो बैठ गया, नाम वापस लेने की डेट इलेक्शन से, तो ये आपकी भाई 2 जुलाई 2022 को क्या है, नाम वापस लेने की आपकी तारीख रहने वाली है। 2 जुलाई आपकी नाम वापस ले सकते हैं। फिर एक बार शेड्यूल सुनेंगे। सबसे पहले बात करें हमने राष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में क्यों शेड्यूल आ चुका है भाई, इसका फॉर्म भरने की तारीख, नामांकन दाखिल करने की तारीख 15/6 से लेकर के 29 तारीख आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। ओके, नाम वापस, कुछ लोग चुनाव डराने के लिए भी नामांकन भरते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो तुम में से भी कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बेटा किसी की एज 35 साल नहीं हुई होगी, है ना, चलो कोई बात नहीं, मम्मी के नाम से भर देना, है ना। तो 2 जुलाई 2022
क्या है, वापस नाम लेने की डेट, और उसके बाद 18 तारीख को क्या हो रहा है, आपका मतदान हो रहा है, और फिर आपके बाद 21 तारीख को क्या है, आपका रिजल्ट आ रहा है। और यहां पर आपको पता है रिजल्ट के बाद फिर क्या होता है, सप्तग्रहण समारोह। तो 24 जुलाई को आपका सप्तग्रहण समारोह हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक 24 जुलाई को ये क्या ले रहे हैं लोग, सप्त ले रहे हैं। चलिए 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे 24 जुलाई को, किसको, रामनाथ कोविंद साहब को। तो 16वें राष्ट्रपति की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये आपके बीच में आ जाएंगे। अब ये सारा जो ड्रामा हो रहा है, सारा जो इलेक्शन हो रहा है, ये किसके अधीन होंगी ये डेटें सारी, तो ये भाई निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो आयोग है, निर्वाचन आयोग ने इनको जारी किया है। तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था संविधान में कहां पर है, ये क्वेश्चन भी तगड़ा क्वेश्चन है। और जल्दी से देखता हूं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारत के संविधान में कहां पर की गई है, और ये जो किया है, ये जो डेटें डाली है, ये किसने डाली है, राजीव कुमार साहब ने। पूरा का पूरा जो ये फंडा किसका है, राजीव कुमार साहब जो हैं, ये निर्वाचन आयोग के क्या है, मुख्य अध्यक्ष कह दो या मुख्य, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन हैं, तो राजीव कुमार जी हैं। और इन्होंने क्या कर दिया है, डेट डाल दी है इलेक्शन की भाई, ठीक है। चलिए अब एक बार थोड़ी सी बात राष्ट्रपति साहब पे करेंगे, क्योंकि भाई देश के पहले नागरिक हैं, आपको भी पता है। साथ में हम बात करते हैं कि देश के कार्यकारिणी के सारे काम किस पर होते हैं, किसके नाम पर होते हैं, तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं राष्ट्रपति साहब के नाम पर होते हैं। देश के अंदर कोई भी बिल कब कानून बनता, जब राष्ट्रपति साहब उस पर क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। ये भी आप लोगों के बीच में मैं एक बार शेड्यूल की, अगर किसी ने चुनाव लड़ना है तो जल्दी से फोटो खींच लो भाई, है ना, और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों, भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, है ना, चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए मैं एक बार इसको रफ करूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। देखता हूं कौन कौन चुनाव, बता देना, अभी से वोट मैं भी डाल के आऊंगा, है ना, तुम चुनाव लड़ोगे तो। चलिए भाई अगली बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनाव करवाता कौन है, निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ करके जितने भी चुनावों को लेकर के जो विवाद होते हैं, उनका निपटारा भी कौन करता है, तो आपका चुनाव आयोग। मतलब ये कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कुछ विवाद होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा कौन करता है, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनता है आपका। तो निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है भाई। कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। और यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है, आपसे पूछूं मैं, भारत में पहला जो सुप्रीम कोर्ट था, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत है, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। कहां किया था, कलकत्ता के अंदर किया था, ठीक है। लॉर्ड इम्पे कौन थे, लॉर्ड इम्पे जो साहब थे, ये इसके पहले जज थे, याद रखेंगे, लॉर्ड इम्पे पहले जज थे। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, इसका आविर्भाव कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान वाला, इसका आविर्भाव कब होता है, 28 जनवरी 1950 को भाई ये सुप्रीम कोर्ट आपका बनता है, ठीक है। और इन किसके विवादों का निपटारा करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवादों का निपटारा आपका यही साहब करते हैं, कौन, सीजेआई। और वर्तमान में सीजेआई कौन से नंबर के हैं भाई, कौन से नंबर के सीजीआई हैं। चलिए भाई अगली बात करते हैं क्वेश्चन की आपकी। यहां पर ध्यान रखना कि अल्प निर्वाचक मंडल, देखिए चलिए उससे पहले बात करते हैं एक बार, यानी कि छोटा निर्वाचक मंडल को या अल्प या कम निर्वाचक मंडल को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, याद रखना। ये इसको लेकर के आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, ये जो निर्वाचक मंडल है, ये छोटा निर्वाचक मंडल है या इसके निर्वाचक मंडलों की संख्या कम है। आप इस प्रकार से चैलेंज नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल आता है, निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्शन जो कॉलेजियम, व्हाट इज द इलेक्शन कॉलेजियम फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए कौन है, इसके लिए निर्वाचक मंडल में व्हाट इज द कैंडिडेट ऑफ आपका इलेक्शन कॉलेजियम फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपके कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए कह सकते हो आप। पहले तो ये लेने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए साहब होते हैं। साथ में कौन, केवल इलेक्टेड यानी निर्वाचित, एमएलए एंड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली निर्वाचित, यानी कि कौन से निर्वाचित बोले तो इलेक्टेड
ये सारे के सारे मिल करके क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और किस पद्धति के द्वारा करते हैं, चुनाव का प्रकार, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, तो इनडायरेक्ट भाई, कैसे कह सकते हैं आप, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। व्हाट काइंड ऑफ आपका जो अगर हम बात करें इलेक्शन तो अप्रत्यक्ष रूप से। और व्हाट इज द, आप क्या कह सकते हैं, पद्धति कौन सी थी, तो पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हिंदी में बात करें तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति साहब का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और चुनाव कब हो रहा है, 2022 में आपका चुनाव हो रहा है। तारीख आपकी 18, कितनी तारीख आपकी, 18। वैसे अगर मैं बात करूं भारत, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यू आर नाउ वेरी वेल। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चुनाव की अगर हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से क्या, सबका ही हिसाब है भाई, चुनाव दो ही प्रकार के होते हैं आपके। कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, दो प्रकार के आपके चुनाव होते हैं। इनमें एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करें तो व्हाट इज द बेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, कह सकते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम के आधार पर यह चुनाव होता है, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है आपका। और इनडायरेक्ट की बात करें तो आपका वो किसमें होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका एक निर्धारित कोटा टच किया जाता है। आपका डायरेक्ट अगर इलेक्शन है, यदि आपका चुनाव है डायरेक्ट, जो जिस प्रकार से आप सरपंच के इलेक्शन में चुनाव में वोट डाल करके आते हैं, तो इसमें क्या होता है, आप केवल एक कैंडिडेट को, केवल एक जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को ही आप इलेक्शन में वोटिंग करके आएंगे। इफ यू आर चूज 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट, दैट्स एट दैट टाइम योर वोट इज कैंसिल, आपका वोट क्या है, कैंसिल हो जाएगा। और अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में आप ओनली 1 कैंडिडेट को चूज करते हैं, दैट्स रॉन्ग, और वहां पर आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। इट इज नेसेसरी, आपका ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी, अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट वैध रहे, आपका वोट राइट रहे, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में उसमें आप क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में आप सभी के सभी कैंडिडेटों को वोट कर आएंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल यानी कि सिंगल वोट है, ट्रांसफर हो रहा है वोट सिस्टम किसको, एक से दूसरे, प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी के आधार पर आप सभी कैंडिडेट को क्या करके आएंगे, चुनाव में वोट डाल के आएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वैसे भी अगर हम बात प्रेसिडेंट की करें, चुनाव की करें, तो कम से कम 10 घंटे की क्लास बनती है, उसके बाद इनफ, खत्म। चाहे आप यूपीएससी लेवल, यूपीएससी लेवल तक आप इसको पढ़ सकती हैं। 10 घंटे की क्लास के अंदर आपका एक क्लास डालूंगा, एक बहुत बेहतरीन सी क्लास रहेगी आप लोगों के बीच में, डाल दी जाएगी प्रेसिडेंट को लेकर के। बाकी आप कमेंट्स करेंगे तो ही डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा, डिमांड पे ही क्लास डालूंगा। तो ये क्वेश्चन था आपका चर्चा में। अब देखते हैं कौन सा चेहरा जो भारत का क्या रहेगा, फर्स्ट नागरिक बनने की तैयारी में है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन क्या होता है, तो हेड ऑफ नेशन कौन है, सॉरी हेड ऑफ नेशन कौन है, तो हेड ऑफ नेशन की बात करें तो एट दैट टाइम वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो आपके 24 जुलाई तक कौन रहने वाले हैं, आपके 23 जुलाई तक तो रामनाथ कोविंद साहब आपके हेड ऑफ नेशन रहने वाले हैं। और जिस कंट्री, जो कंट्री चूज द हेड ऑफ नेशन बाय इलेक्टेड इलेक्शन, चूज द जो चुनाव करता है, यानी कि किस प्रकार से इलेक्शन के द्वारा हेड ऑफ नेशन का चुनाव करता है, दैट्स कंट्री, ओनली दैट्स कंट्री इज रिपब्लिक। वह कंट्री आपका क्या बन जाएगा, रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र, कैसा आपका गणतांत्रिक। याद रखेंगे अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। चलिए भाई एक बार रफ कर रहा हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन था आप लोगों का, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे एंड फिर बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। भाई चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में है। क्लास को स्किप नहीं करना है, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन और कौन सी चीज, कौन सा आपका, यहां तो पॉइंटों की लड़ाई है। और बता दूं जो लोग नए देख रहे हैं, हमारी क्लासें भी आपकी 152 क्लास आज हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इस क्लास को देख लेंगे, 152 क्लासें अगर आप इनको एक साइड से देखना शुरू कर देंगे, आप 2022 में किसी भी उसके बाद आप सेंटर के, आप जो उज्जवल परिवार उसके साथ लगातार साथ चलिए, आप कोई भी पेपर में बैठेंगे तो आपको बड़ी मदद मिलने वाली रहेगी इन क्लासों से, ये मेरा वादा है। ठीक है, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट देता आ रहा है और देते रहेंगे। चलिए भाई, अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है, ड्रोन नीति को मंजूरी दी है जो चर्चा में है। चलिए, सबसे पहले बात आती है आपकी कि ड्रोन नीति को मंजूरी किसने दी है।
क्या है, क्या ये सिस्टम क्या है। चलिए बात करते हैं ड्रोन। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय ड्रोन? क्या ड्रोन क्या है? हल्का मानव रहित जो आपका विमान है। आ जाओ शाबाश शाबाश, शेयर करो क्लास को भाई। आज आंकड़ा 100 का होना चाहिए क्लास का भाई, है ना। आज जब क्लास खत्म होती है तो मुझे 100 लोग चाहिए भाई। आज जो लोग क्लास देख चुके हैं, पूरी क्लास तो तुम देखते नहीं, तुमने कसम खा रखी है कि सर की क्लास पूरी देख ली तो हम सक्सेस हो जाएंगे, और उसकी कसम तुमने खाई रखी है कि सक्सेस होना ही नहीं है ना। इसलिए पूरी क्लास नहीं देखना। अब मैं भी है ना वैसे ही बात करा करूंगा, बट फिर भी चलो टच कराओ आज क्लास को। उसके बाद अगर तुम मुझे 100 स्टूडेंट दिखा दोगे क्लास में, तो मैं दुगने तिगड़े उत्साह से मैं कह सकता हूं कि आपके बीच में बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी अपनी यही है भाई, है ना, यही है, इसके साथ खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ हर स्थिति में, हर प्रकार के। नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। कभी भी किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, हल्का मानव रहित विमान, जिसे क्या बोला जाता भाई, विमान, इसे क्या बोला जाता है, ड्रोन बोला जाता है। और इस ड्रोन का आजकल हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, कह सकते हैं। तो ये जो चर्चा में पहला राज्य बना है, भारत का पहला राज्य कौन सा भाई आपका, जो ड्रोन नीति को क्या कर रहा है, मंजूरी प्रदान कर रहा, और यह है हिमाचल। हिम के आंचल में बसा, हिम के आंचल में बसा प्रदेश क्या कहलाता आपका, हिमाचल। हिमाचल क्या है भाई आपका, हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया देश का जो क्या, जिसने ड्रोन नीति को सार्वजनिक क्षेत्र में ड्रोन यूज करने की, ड्रोन का प्रयोग करने की बात कर रहा है। यहां पर हर प्रकार के क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा। अब देखिए, यूक्रेन रशिया वार के दौरान ड्रोन का हाल देखिए। ड्रोन ने यूक्रेन की बहुत भारी मदद करी और रशिया का बहुत नुकसान किया। किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन ने नुकसान किया। साथ में बात करते हैं, 70 ड्रोनों का उद्घाटन किया। 70 ड्रोनों का उद्घाटन किया था। किसने किया था भाई उद्घाटन? याद करना, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। और मैं एक बार और बोलूंगा कि सरकार की 9वीं साल चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, और इस 8 साल का लेखा जोखा तुम्हारे बीच में लेकर के आने वाला हूं कि क्या क्या खास, क्यों है मोदी खास, इस बात के ऊपर भी बात करूंगा। और 200% वहां से क्वेश्चन बनने के आसार रहेंगे, याद रखना दोस्तों। तो ड्रोन उद्घाटन किया था, किसके लिए किया था? किसानों के लिए। यानी कि अब कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन आपके क्या करेंगे, काम करेंगे। काम कृषि के क्षेत्र में क्या लावणी करेंगे क्या? राजी नहीं होना, लावणी तो तुम्हें ही करनी है, नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। लावणी नहीं करेंगे भाई, हो सकता है आने वाले समय में लावणी करें, बट ये क्या करेंगे, दवाई का या कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। याद रखना, छिड़काव करेंगे। कल भी बात करी थी मैंने कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए, पीएम जो आपकी योजना थी, किसान सम्मान योजना कह सकते हो आपको, 11वीं जो किस्त डाली है किसानों के लिए। और उसमें भी क्या किया है, 21,000 करोड़ रुपए क्या कर दिए हैं उन्होंने, डाल दिए हैं। और उसमें आपको पीएम जो आपको किसानों को जो मदद मिलती है, यानी कि आर्थिक रूप से मदद करना, 6,000 रुपए आपके 2,000 गुणा इंटू 3 में मिलेगा। लेकिन ये मिलेगी किस किस को, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी थोड़ा सा बता दें। तो जिसके नाम केवल जमीन है, जो बोने वाला व्यक्ति है और उसके नाम जमीन है। दूसरा, जिसका नाम जमीन नहीं उसको तो मिलेगी नहीं। जो टैक्स भर रहा है, क्या टैक्स भरता है, उसे भी नहीं मिलेगी। और जिसके घर में 10,000 पेंशन आती है, उसे भी ये किस्तें नहीं मिलेंगी, ठीक है। कल बोल रहे थे कमेंट्स करके, वो आज ऑफिस में आया नहीं मेरे पास, है ना। वो 10,000 रुपए मैंने रखे थे उसके लिए, 4 मेरी तरफ से, 6 पीएम साहब की तरफ से, ठीक है। पोछा नहीं लेने के लिए, कौन सा बंदा था वो, बैंक वेंचर है ना। चलिए ठीक है, पहले ही बैंक में है तो फिर करेगा क्या, सामने आओ फ्रंट में। चलिए, ड्रोन की बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी, कल पेपर में आएगी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के साथ, क्वेश्चन है शानदार, हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश की कितने किलोमीटर सीमा लगती है? कितने किलोमीटर सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है? ये हरियाणा वाले जो जीव हैं, जाग जाना, ठीक है। अब मत आना इधर उधर किसी के चक्कर में, है ना।
कोई पेट दिखा के हिला के हंसा के तुम्हारे को फंसा जाएगा, लेकिन पेपर है क्लियर पढ़ने से ही होगा, ध्यान रखना। चलिए भाई बात करी किसकी हमने, तो ड्रोन की अगर हम बात करते हैं तो पहला राज्य बन चुका है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक रूप से ड्रोन की इस्तेमाल की परमिशन देने की यहाँ पर बात हो रही है। और पीएम मोदी ने 17 ड्रोनों का किसके लिए किया था भाई, किसानों के लिए उद्घाटन किया था, 17 ड्रोन बनाने का आदेश दिया था। और 11वीं किस्त पीएम ने किसानों के लिए डाल दी, जो कि आपका चर्चा का विषय है। जब किसानों की बात चल रही तो ध्यान रखना, उर्वरक को लेकर के क्वेश्चन कराया था मैंने, उर्वरकों को लेकर के या फर्टिलाइज को लेकर के भारत ने किसके साथ है समझौता किया था, तो जॉर्डन के साथ है क्या किया था, समझौता किया था। और साथ में एक क्वेश्चन मैंने परसों में पूछा था, आज भी फिर पूछ रहा हूं और मैं जवाब दूंगा नहीं आपको, नैनो यूरिया संयंत्र, नैनो यूरिया संयंत्र विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहां पर लगाया गया है, ये क्वेश्चन है। विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहां पर लगाया गया है, ये क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं, साथ ही जब इसकी बात आ रही है तो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ भाई, पढ़ाया करो भाई, पढ़ाया करो, शाबाश। ये ना सोना छोड़ दो, नींद का परित्याग कर दो, पढ़ाया करो, वेल डन, शाबाश। 100 का आंकड़ा चाहिए भाई, आज क्लास का 100 का आंकड़ा चाहिए। किसका आंकड़ा चाहिए, 100 का। अगला क्वेश्चन भी जानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, ये सिग्नेचर कर दिया। और इस सिग्नेचर का मतलब ये है, जो लोग देख रहे हैं क्लास को बता दिया, सिग्नेचर का मतलब ये कि इसकी पेपर में आने की प्रबल संभावना हाई है, ठीक है। चलो फोटो खींच लेना भाई, मेरी भी खींच लेना इसके साथ, वैसे तो कोई खींचे ना हमारी फोटो, बट कम से कम इस क्वेश्चन के साथ तो हो ही सकती है। तयांगोंग चर्चा में है, तयांगोंग चर्चा में है, तियांगोंग चर्चा में है। यह क्या सौदा है, यह क्या है, ठीक है भाई। ये तियांगोंग छाऊ नाम से आपको पता लग गया कि मैं कहां लेके जा रहा हूं, याद रखना भाई ये क्या है और ये चर्चा में क्यों है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, समझ गया आपके। कल हमने किसकी बात करी थी, डिजिटल पीढ़ी की। अब वैसे बच्चे नहीं होंगे, अब आप डिजिटल बच्चे खिलाना, मेटावर्स की दुनिया में जाके हेडसेट लगा के डिजिटल बच्चे खिलाना ना। क्वेश्चन किया था ना, कल की क्लास देखेगा कौन भाई, बस जय हिंद बोल दो, सर को पता लग गया, हाँ आगे। भाई मुझे नहीं पता लगता कौन आया कौन गया, अपने आप को पता कराना कि हाँ हमने क्लास देखी है, ठीक है। तियांगोंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे भाई, चीन से है। ये क्या वायरस आ गया नया है, वायरस आ गया, हथियार आ गया भाई, ना ये वायरस है ना ये हथियार है, तो ये क्या है सर जी ये स्पेस सेंटर है, स्पेस सेंटर कह सकते हो, स्पेस सेंटर। ओहो अब फंसेंगे, स्पेस सेंटर का मतलब ये क्या है, जो अंतरिक्ष के अंदर जो विमान जाता है उसके बाद आपने सुना होगा कि वो 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 6 दिन रहे। भाई कहां रहते हैं वो, कुछ तो होगा। वहां पे महल बना रखा है, गुजरी महल है ना, हरियाणा में जैसे गुजरी महल है वैसे ही अंतरिक्ष के अंदर स्पेस सेंटर में गुजरी महल बनाया, और जिसका नाम क्या रखा चीन ने, तियांगोंग। इसका नाम क्या रख दिया, तियांगोंग। और विश्व का पहला ऐसा देश जिसने खुद का स्पेस सेंटर, भारत खुद का स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में बनाया। तो विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया भाई, जिसने खुद का सेंटर, स्पेस सेंटर बनाया है। कहां पर बनाया है, तो अंतरिक्ष के अंदर भाई, अंतरिक्ष में खुद का स्पेस सेंटर। वो गुजरी महल नहीं भाई, कदे चक्कर में पड़ जाओ, वो वहां जाकर के अंतरिक्ष में एक स्पेस सेंटर, एक स्पेसिफिक जगह है। जैसे यूएसए ने दुनिया के लिए किराए पे भी लोग देते हैं, इससे पहले रशिया के पास था, लेकिन रशिया के साथ बहुत सारे देशों ने मिलकर के पैसा उसमें लगाया, तो वो बहुत सारे देशों को गया। लेकिन ये जो आपका तियांगोंग है ये केवल चीन का ही है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि भाई अब इसके रिबन काट दिया है, और चीन के तीन लोगों ने इस स्पेस सेंटर में क्या कर लिया है, सेंटर में प्रवेश कर लिया है। याद रखेंगे, प्रवेश कर लिया है या एंट्री ले ली है भाई,
चीन के 3 लोग जो चीन के द्वारा बनाया गया जो स्पेस सेंटर है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे तुम्हारे को एक न्यूज दे देता हूं मैं, याद रखना। अभी हाल ही में चर्चा में थे, एक जनरल साहब चर्चा में है जो कि समुद्र के अंदर कहा कि यूएसए की आर्मी के एक जनरल साहब है जिनका काम सिर्फ क्या ऑब्जर्वेशन करना है, और उन्होंने कल परसों ने कमेंटमेंट दिया, भारत आए हुए हैं और भारत के थल सेना अध्यक्ष को भी बताया है, नेवल स्टाफ को भी बताया है, ठीक है। और सारी यहाँ पर जो रक्षा से संबंधित जो लोग उन सबके बीच में एक बात बोले कि चीन ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया है एलएसी के पास, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। 2013 से पहले वहां पर कुछ भी नहीं था, 13-14 से पहले। आज वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करा, बड़े बड़े छोटे छोटे रोड, छोटे छोटे पुल बना दिए हैं ताकि उसकी सेना तुरंत कार्रवाई करे। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से चीन भारत के साथ किसकी तैयारी कर रहा है? युद्ध की तैयारी कर रहा है। यानी जरूरत पड़ने पर सेना को तुरंत, और तकरीबन आप सोच के हैरान होंगे 36 हवाई पट्टियां इसने बॉर्डर के आसपास तैयार कर दी है। और हम भारतवासी सो रहे हैं तान के, किस बेस पे? बोला शेर आएगा खाएगा, बोला शेर आएगा तब देखेंगे बब्बर है कि कौन सा आएगा खाएगा कैसे खाएगा तब देखेंगे। चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। एक विदेशी जो जनरल साहब है वो हमारे को बता रहे हैं आकर के कि आपकी जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर जो चीन की कार्रवाई है वो आपके लिए आने वाले समय में ठीक नहीं है, ठीक है। और एक पीछे क्वेश्चन चर्चा में था, चीन की ऐपों पर हमने क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। तकरीबन 250 के आसपास ऐसी ऐप एप्लीकेशन थी जिन पर हमने प्रतिबंध लगाया। अब चीन ने स्पेस के अंदर अपना सेंटर स्थापित कर दिया है, तियांगोंग इसका क्या नाम है, और 3 लोगों ने इसके अंदर क्या मारी है? एंट्री मारी है, याद रखेंगे। अब बात आती है कि किसके साथ अंतरिक्ष यात्रियों की अगर मैं बात करूं तो किस में ये गए थे? जो वाहन था वो कौन था? ये था अंतरिक्ष जो वाहन था शेनझोउ 14। तियांगोंग पहुंचने वाला कौन सा था भाई आपका? ये जाऊ मुसा मत कर देना ना। शेनझोउ क्या था भाई आपका? ये 14 क्या था? विमान था या अंतरिक्ष विमान था ये, जिसने इसकी कक्षा में प्रवेश किया। प्रवेश करने वाला इसकी कक्षा में यही था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं दुनिया का सबसे छोटा उपग्रह। व्हाट इज द सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट जो आपका सैटेलाइट है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट की मैं यहां पर बात करता हूं तो मंगल जो ग्रह है उसका एक प्राकृतिक जो सैटेलाइट उपग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। और उसका उपग्रह का नाम क्या है? फोबस और आपका ये डीमोज। फोबस 2 उपग्रह हैं आपके, फोबस और डीमोज दुनिया के सबसे छोटे उपग्रह आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं ये, लेकिन हैं कैसे? आपके प्राकृतिक उपग्रह। अब बात आती है कि ये तो चीन की थी, अब भारत में भी कोई ऐसी एजेंसी है भाई? हाँ भाई, भारत के अंदर भी एक ऐसी एजेंसी है जो अंतरिक्ष को लेकर के काम करती है और गर्व के साथ हम बोलते हैं वो क्या आपका? इसरो है। क्या भाई आपका? वो इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। सोमनाथ जो साहब है, ये सोमनाथ जी क्या इसके अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ साहब इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। ओके, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 15 अगस्त 1969 है भाई ये बादशाह। एक बार इसको चेक करके मेरे को बताएंगे क्या ये डेट सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर भाई। मानव जाति, इसका जो आपका कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है? मानव जाति की सेवा में आदर्श वाक्य है इसरो का। आदर्श जो वाक्य है ये वाक्य क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या इसका आदर्श वाक्य है? सोमनाथ साहब क्या है इसके? और भारत का जो पहला उपग्रह जो इन्होंने छोड़ा था इसरो ने, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था, याद रखेंगे भाई, ठीक है। क्या था? आर्यभट्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा का विषय जिसके ऊपर अब हमें बात करने वाले हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन भी आपका, ये भी तियांगोंग क्योंकि पूछा जाएगा ये क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे पूछे जाने की प्रबल उम्मीद रहने वाली है। इससे पहले भी जो भी आपके क्वेश्चन है क्लास को भाई छोड़ के नहीं जाएंगे, गिव अप करके नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बैठे रहेंगे ना, सुनते तो रहेंगे। कादा हो सकता है एक आधा शब्द काम का मिल जाए तुम्हारे को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका चर्चा में है। अभी एक शब्द चर्चा में आपका डोस्टालिमेब। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डोस्टा 7 होगा क्वेश्चन मेरे ख्याल में भाई, है ना। डोस्टालिमेब चर्चा में है।
कि भाई खुशी की बात है। ये क्या है? खुशी की बात है। सर खुशी की बात कैसे? खुशी की बात ऐसे, ये डोस्टा जो आपका मिलेब है, आपका ये डोस्टालिमेब है, ये आपका डोस्टालिमेब, ये भाई आपकी कैंसर की दवाई है, कैंसर की दवाई है। वैज्ञानिकों ने कितने मरीजों पर? 18 मरीजों को 6 महीने तक इस दवाई को खिलाया। कितने दिन तक भाई? 18 मरीजों पर यह परीक्षण किया गया इसका, 18 मरीजों पर परीक्षण किया गया इस दवाई का। 6 मंथ के लिए इसको क्या गया? खिलाया है। और हुआ क्या भाई? 18 के 18 जो रोगी थे, 12 महीने बाद, यानी कि ओनली 1 ईयर बाद, 12 मंथ्स बाद, 12 मंथ्स बाद क्या हुआ? 12 मंथ्स बाद क्या हुआ? सभी रोगी की टिकट कट गई, सभी रोगियों की टिकट कट गई रोग से। भाई सभी रोगी क्या हो गए? रोगी ठीक हुए, ठीक हुए। यानी कि बड़ी अच्छी खबर है भाई आपकी कैंसर को लेकर के। अब तक जिस भी बंदे को कैंसर हो जाती थी तो वो अपना प्लानिंग करना शुरू कर देता था कि मैं किस प्रकार के विमान में, स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, अपने कामों की काउंटिंग करना शुरू कर देता था, है ना। वो तो वही बात है, जैसा करोगे एज पर हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं लोग? जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई कहावत है ना, जो ताको काटे बोए ताही बोए फूल, ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा ना। कैंसर होते ही ये इस प्रकार की चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाती थी ना, हरे राधे हरे कृष्णा हरे राम, है ना। तो उस प्रकार की बात अब दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। दवाई आ गई आपकी कैंसर की, जिसमें ये ट्रायल हुआ और इस ट्रायल बेस पर क्या हुआ? लोग ठीक हुए हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। रेक्टल कैंसर के रोगी थे, लेकिन याद रखने कैसी कैंसर थी आपकी? ये रेक्टल जो कैंसर के जो रोगी थे, कैंसर के रोगी थे ये। और कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में बात करी थी। किसके डे के बारे में बात करी थी? ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में बात करी थी। तो ब्रेन ट्यूमर को आमतौर पे लोग कैंसर समझ लेते हैं, लेकिन वो कैंसर होती नहीं है। वो एक अव्यवस्थित तरीके से रूप से कह सकते हो सेलों का बढ़ना ही आपका क्या कहलाता है? ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ब्रेन में अगर सेल बढ़ रही है व्यवस्थित तौर पे। अब आता है 4 फरवरी को, 4 फेब को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर जो दिवस है, ये कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस आपका तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। और ये कैंसर के रोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई, ठीक है। इसका दूसरा नाम डेस्टोलिमेब, कुछ जगह अगर आपको ये मिल जाए TSR 042 के साथ इलाज किया गया। ये दवाई का नाम है, साइंटिस्ट नाम है के साथ इलाज किया गया। और इसी को TSR4 को ही क्या बोला जाता है? डोस्टालिमेब का नाम दिया गया दवाई को। ये भी बोला जाता है, जो कि कैंसर के रोगियों के लिए रामबाण सिद्ध हो रही है। शानदार क्वेश्चन है आपका, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो कि आपका चर्चा में रहा, अभी चर्चा में क्या रहा आपका? जापान के साथ, किसके साथ भाई? जापान के साथ भारत ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, या जापान के साथ कौन सा समझौता है जो कि चर्चा में है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में है। तो हाल ही में जापान के साथ भाई, जापान के साथ भारत ने कौन सा समझौता किया है? कौन सा समझौता किया जो कि चर्चा में है? अभी हाल ही में जापान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जापान तो विदेशी है ही भाई हमारा, ना। सुबह भी हम एक टॉपिक कर रहे थे आजाद हिंद फौज का, सुभाष चंद्र बोस का, तो बड़ा अहम रोल था। जापान ने हमारे को द्वीप भी दे दिया था, कौन सा? स्वराज द्वीप और कौन सा? शहीद द्वीप भाई, है ना। चलो अब चर्चा में क्यों है? तो बड़ा शानदार क्वेश्चन भाई। अब चर्चा में ये है इसलिए, वायु गुणवत्ता, देखिए वायु गुणवत्ता यानी कि जो एयर पोल्यूशन है, वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए भारत और जापान का क्या हुआ भाई? भारत व जापान ने समझौता किया है, समझौता किया भाई, ठीक है।
चलो अब बात आती है कि भाई वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन, यानी कि वायु की, यानी कि जो एयर पोल्यूशन को लेकर के और जलवायु परिवर्तन को लेकर के, आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। संयुक्त अनुसंधान यानी दोनों देश मिलकर के एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेंगे कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के साथ ट्रीटमेंट किया जाए, किस प्रकार से वायु की गुणवत्ता को उच्च रखा जाए, या जो आप कह सकते हो बहुत खराब हालत है हमारी भारत की वायु गुणवत्ता में, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से, तो भारत व जापान ने एक समझौता किया जो कि आपका चर्चा का विषय है भाई, ठीक है। इसने किस किस ने देखिए एराइज, किस किस ने सिग्नेचर, एराइज आपका, एराइज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका, एराइज क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। एराइज की अगर हम पूरी बात करते हैं तो क्या है आपका आर्यभट्ट, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आर्यभट्ट रिसर्च, फुल फॉर्म लेते हैं तो इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल, इंस्टीट्यूट ऑफ आपका ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये क्या है आपका एराइज है, यानी कि आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। इसके साथ जापान का क्या भाई, इसने सिग्नेचर किए, जापान का कौन सा भाई, तो जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट स्टडीज, जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट बनता है आपका एनवायरमेंट स्टडीज। इन दोनों के बीच में ये समझौता या सिग्नेचर हुआ है। भारत की तरफ से कौन है आपका, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, और जापान में कौन आपका नेशनल जो इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट स्टडीज, ठीक है। इन दोनों ने यहां पर क्या किया भाई, समझौता किया। ये किसके अंदर आता है आपका, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर भाई, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ये काम करता है। किसके तहत काम करता है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आपका एराइज काम करता है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो मंत्रालय की अगर हम बात करें तो किसमें, भारत सरकार के स्थापित विज्ञान प्रौद्योगिकी। साथ में हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, कहा, जो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड का मैंने कल भी जिक्र किया था भाई, उत्तराखंड के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है, उत्तराखंड में। कल हमने बात करी थी इसकी उत्तराखंड में, नैनीताल के अंदर भी भाई एक आपका कल नैनीताल का देवभूमि में क्या लगाया गया है, दुनिया की पहली लिक्विड जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप कहां पर आपकी, तो नैनीताल के अंदर। इसका भी जो हेडक्वार्टर कहां पर आपका, उत्तराखंड के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है। ये भी शानदार क्वेश्चन, और ये भी कहां पर आपका, यही है नैनीताल भाई, तालों में ताल है नैनीताल। नैनीताल से याद आता मुझे, नैनो शहर से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को आप किस नाम से जानते हैं, भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं। और भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, नैनो से गुजरती है। नैनो कहां भाई आपका, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, जहां पे तीनों नदियों का संगम स्थल है। शानदार क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर इसको थोड़ा सा बताता हूं। जापान के साथ अभी भारत वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन संयुक्त अनुसंधान, भारत और जापान के साथ समझौता किया है। एराइज, आर्यभट्ट जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने, और जो जापान का नेशनल स्टडीज है, इन दोनों ने समझौता यहां पर कर लिया है। ये हमारा किसके अंदर, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर आता है। इसके ऊपर अनुसंधान, संयुक्त अनुसंधान बनाने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जापान ने यहाँ पर बात करी, और इसका जो ऑफिस है एराइज का एराइज को फिर नैनीताल देवभूमि के अंदर यहाँ पर स्थित है, ये भी कह सकते हो। साथ में उत्तराखंड के अंदर इन दोनों का ऑफिस, जिसकी जो टेलीस्कोप की बात करी थी मैंने देवभूमि वाली, और ये आज फिर बात कर रहा हूँ किसकी, उत्तराखंड नैनीताल की। तो एराइज जो आर्यभट्ट आपका रिसर्च है, ये भी आपका कहां पर, वही है, साथ में ही है, एक ही कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा का विषय है, क्वेश्चन नंबर 8
जो पूछा जा सकता है आपसे। ये भी शानदार क्वेश्चन था, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था भाई, इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रकृति से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले विश्व के अंदर सूर्योदय कहां पर होता है? आपका जापान के अंदर होता है। और जो आपका 21 जून को जो आपका डे मनाया जाएगा, तो जापान से लेकर के आपका न्यूजीलैंड तक एक ही डेट के अंदर जितनी भी कार्यक्रम होंगे सबको लाइव दिखाया जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अरे वाह जुल्म कर रखे भाई इसने, है ना, कहर ढा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहर ढाया है। और ये क्वेश्चन पहुंच भी चुका तुम्हारे तक, लेकिन कुछ बात है जो दम रखती है, इसलिए मेरे को मजबूर किया जा रहा है कि दोबारा से बता। नेशनल अथॉरिटी वालों का फोन आया कि नहीं, उज्जवल कैंपस के हर बच्चे को इसका पता होना चाहिए ना। उज्जवल कैंपस के क्या, जो भी भाई देख रहा है किसी भी कैंपस का इक्वल है मेरे लिए। वहां ऑफलाइन क्लास में तो खैर मैं बोल सकता हूं, बट यहाँ मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है भाई, चलिए, पढ़ने वाला बच्चा मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NHIA ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI चर्चा में है। कुछ जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता NHAI क्या है, तो भाई भारत में जो रोड बनाने का, हाईवे बनाने का ठेकेदार है वो आपका कौन है? यही है। किसके अंदर काम करता है ये? तो परिवहन जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय कौन, परिवहन मंत्री कौन है? तो रोड पे जब गाड़ी चलती है तो गड़गड़ की आवाज आती है, तो नितिन गडकरी साहब है। नितिन गडकरी साहब हैं। गडकरी आपके क्या है? परिवहन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं भाई। और क्या कमाल किया है यार भाई, है ना, क्या कमाल किया है, ऐसा कमाल किया है, मुंह पे तमाचा मारा है। कल परसों इतनी नेगेटिविटी फैला रखी हिंदुस्तान के खिलाफ है कमीने लोगों ने, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता यार, लेने को तो कौन सी मेरी पूछ पाड़ेंगे, ले भी लेता हूं। जो भी इस्लामिक कंट्री है उन्होंने भारत के जो हिंदुज्म के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी फैला रखी, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, झूठी सच्ची बातें। और उस देश में एक देश था कतर, इसके वो मारा, इसके कतर दिए पर, कतर के क्या कर दिए? पर कतर दिए। और इसका जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड क्या हुआ भाई? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया भाई, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? आई लव माई इंडिया, भारत ने, भारत की जो हाईवे अथॉरिटी है इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या रिकॉर्ड तोड़ा? 105.33 एग्जैक्ट कह सकते हो भाई, 33 मिनट तो वैसे भी हो सकते, कोई बात नहीं, मान लिया हम फिर भी। लगभग 105 घंटे या 5 दिन के अंदर भाई, 5 दिन में इसने क्या किया? 75 किलोमीटर रोड बना दिया भाई। और वो भी इतना शानदार, जीभ से चाट लो, है ना। कहां पर बनाया ये रोड? आपका महाराष्ट्र में भाई, महाराष्ट्र में। और ये रोड बना करके अपने आप में गिनीज रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बनाया 5 दिन में 75 किलोमीटर रोड बना करके। और ये घोषणा किसने करी है? जय हो गडकरी साहब। तो किसने? परिवहन जो मंत्री है, परिवहन जो मंत्री हैं, इन साहब ने इसकी क्या करी है? परिवहन मंत्री द्वारा इनकी क्या की गई है? परिवहन मंत्रालय ने इसकी क्या की घोषणा करी कि भाई हमने रिकॉर्ड बना दिया। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये काम किया, अवार्ड जीता है, बहुत शानदार काम है भाई आपका। और गिनीज बुक ऑफ गिनीज का क्या कर दिया? रिकॉर्ड बना दिया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है NHAI की स्थापना कब होती है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, NHAI की स्थापना कब होती है? ये इसकी स्थापना कब होती है इसकी। और दूसरा क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष कौन है? बस दैट्स इट, 2 क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाएगा कि कचरे से भारत के अंदर रोड बनाने की बात चली थी, कहां पर कचरे से भारत के अंदर रोड बनाया जाएगा? एक कचरे से भारत के अंदर, कचरे से रोड, ठीक है, प्लास्टिक वेस्टेज से रोड। दूसरा आपका स्टील वेस्टेज से रोड, है ना, स्टील जो वेस्टेज से रोड। तो स्टील वेस्टेज से रोड तो सूरत के अंदर है, कचरे से जो रोड बनेगा वो कहां पर बनेगा? ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रोड मंत्रालय था, रोड मंत्रालय ने किया कमाल और हम बन गए क्या? विश्व के धमाल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम यहां पर बात करते हैं। हाँ, अगर पूछे आप लोगों से कि बॉर्डर के ऊपर रोड बनाने का काम कौन सा मंत्रालय करता है, तो जय हो परिवहन मंत्रालय नहीं बोलना है ना। बॉर्डर के अंदर अगर हम रोड की बात करते हैं तो बॉर्डर के ऊपर जो रोड बनाने का काम किस मंत्रालय का है? तो जय हो परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी नहीं बोलना है। याद रखने, इस क्वेश्चन को कौन बनाता है? आपका BRO। BRO का मतलब क्या है ना?
आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है भाई? ये तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। और इसके लिए किसकी जय बोलनी पड़ेगी? जय हो राजनाथ साहब। और राजनाथ साहब का निर्वाचन स्थल कौन सा? आपका लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। लखनऊ कहां की राजधानी है? तो यूपी की नवाबों का शहर, नवाबों का शहर बोले तो लखनऊ वही, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये क्वेश्चन है, तुम बताओगे, चलो बता ही देता हूं भाई। गोमती नदी के किनारे क्या बसा है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा में, तो BRO का भी ध्यान रखेंगे। बड़ा ही तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भाई। इसने ना अगर पूछे ना कि पाकिस्तान की नाक में किसने दम किया, चीन की नाक में किसने दम कर रखा, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही है जिसने नाच नचा रखा दोनों देशों को। बोलता आ जाओ तुम देखो क्या है, दिखाता हूं तुम्हारे को खेल भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय है। शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई आपका, जो कि आपका पूछा जा सकता है आप लोगों से, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछे जाएंगे चर्चा में, आपका खीर भवानी मंदिर। खीर भवानी मंदिर क्वेश्चन नंबर 8 था या 9 था, पता नहीं भाई, चलो 9 लिख लो भाई, 8 ही था। खीर भवानी जो मंदिर है, मंदिर चर्चा में है, ये कहां पर है भाई? खीर भवानी मंदिर चर्चा में है, कहां पर है? चलिए सीधा सा सिंपल सा बना दिया इस क्वेश्चन को मैंने। तो चर्चा में क्यों है आपका भाई? सबसे पहले बात करें तो खीर भवानी मंदिर आपका JNK के अंदर है भाई, ठीक है। ये कश्मीरी जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों की देवी हैं, ठीक है भाई। और इनका जो मंदिर है, उस मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये मंदिर आपका JNK के गांदरबल जिले में तुलमुला गांव में भी। तो जम्मू कश्मीर का जिले की बात करें तो गांदरबल जो जिला है आपका, गांदरबल जिले के गांव की अगर बात करें तो गांव कौन सा आपका भाई? तुलमुला गांव में है, ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या भाई आपका एक सरोवर है, उस सरोवर के अंदर संगमरमर के चबूतरे पर दुर्गे मां की मूर्ति है, ठीक है। अब बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो चर्चा में क्यों है ये देखेंगे आप लोग। तो ये क्या आपका षटकोणीय क्या अभी आपका यहां पर कुंड है, और इस कुंड के अंदर संगमरमर में क्या है? मूर्ति है, माता की मूर्ति है। और जो एक कुंड है, इस कुंड को लेकर के इसके जो पानी है, इसका जो कुंड का पानी है क्या करता भाई? कुंड का पानी क्या करता? रंग बदलता है भाई, बदलता है। सीधा सा पूछे कि किस कुंड का पानी रंग बदलता है? अलग अलग रंग बदलता है, और इसको लेकर के अलग अलग कथाएं हैं भाई, अलग अलग कथाएं हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ भाई, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करें, कश्मीरी पंडितों की देवी हैं। कश्मीर के अंदर जो पंडित हैं वो इसकी पूजा करते हैं। आपका गांदरबल जिले के अंदर है, गांव तुमुल्ला गांव के अंदर भाई। पानी रंग बदलता है, कुंड के अंदर संगमरमर की मूर्ति है। अब कश्मीर पंडितों का जिक्र है, द कश्मीर जो फाइल फिल्म है, इसके अंदर कश्मीरों पंडितों के निर्वासन को दिखाया गया है। इस द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर कौन थे? क्वेश्चन ये बनता है इसके, डायरेक्टर कौन है जिन्होंने कश्मीर पंडितों के निर्वासन को दिखाया? शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर हम बात हीरो की करें तो अनुपम खेर साहब इसके अंदर क्या है? हीरो है आपके, और भी बहुत सारे कई हीरो हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर जरूर आप लोगों से पूछ लेगा कि कश्मीर फाइल के डायरेक्टर, क्योंकि ये चर्चा में थी फिल्म भाई, इसलिए पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अभी हाल ही में क्या यहाँ पर मेला लगा है, मेले का आयोजन किया गया था, इसलिए भी आपके बीच में चर्चा में क्वेश्चन है। शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो पक्का आएगा पेपर में भाई, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। और तुमने गलती करनी ही करनी है, शाबाश। बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले गए क्लास को ना, आज तो सर लंबी करा दी क्लास लेते लेते भाई टाइम का ही पता नहीं लगा कितना टाइम होगा, ठीक है। चलिए भाई अभी हाल ही में चर्चा में क्वेश्चन नंबर 10 आपका चर्चा में क्या है, तो ये भी आपका हैंग जो ग्लाइडिंग है,
ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, विंग। खेलों के लिए, खेलों के लिए कौन सा मंत्रालय नीति लेकर के आया है जो चर्चा में है? खेलों के लिए नीति बनाई है, नीति लेकर आया है। चलिए, यहां हमने बात करी, हैंग ग्लाइडिंग की बात करी है, पैराग्लाइडिंग की बात करी है, तो सीधी सी बात है किस मंत्रालय ने? खेल मंत्रालय ही लाएगा। खेल है तो भाई खेल मंत्रालय लाएगा ना। चलो राउंड भर देते हैं, खेल मंत्रालय। गलती मत कर देना, याद रखना, ठीक है। तो कौन सा मंत्रालय लेकर के आया आपका? ये वायु खेल मंत्रालय, वायु खेल नीति चर्चा में आपकी इसको कहेंगे। पहले इस नीति का नाम लेकर के बात करें तो क्या जाएगा? वायु खेल नीति। इसका नाम क्या है? वायु खेल नीति लेकर के आए हैं। इसमें गेम कौन कौन से होंगे? हैंग ग्लाइडिंग है आपका, ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग है और आपका पैराग्लाइडिंग है। ये सारे के सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। और मंत्रालय की बात करें तो नागरिक, जल्दी 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 कमेंट्स करके बताएंगे लिखने से पहले। उड़ैन मंत्रालय, मंत्रालय। और कौन है इसके मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य जो सिंधिया साहब हैं, सिंधिया, इसके क्या है आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आपसे पूछे वायु खेल नीति, वायु खेल नीति, गलती से भी खेल मंत्रालय मत कर देना और 100% पूछेगा, याद रखेंगे। इन खेलों पर जो शीर्ष के जो राष्ट्र हैं, शीर्ष जो यानी कि टॉप के जो देश हैं, इन खेलों में टॉप के देशों में, टॉप के देशों में भारत का नाम शामिल करना, देशों में भारत का नाम शामिल करना इस नीति का उद्देश्य है। यानी कि अब हम इन खेलों में भी क्या करेंगे? भारत का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए वायु खेल नीति लेकर के आया है। कौन सा मंत्रालय भाई? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ओके, साथ में इसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब इसके मंत्री। उड़े देश का हर नागरिक योजना कहां की है? तो भाई केंद्र सरकार की है। 2500 रुपए में खूब घूमो, 500 किलोमीटर तक रंग लो, है ना। उड़े देश का हर नागरिक। तो वो जो योजना थी आपकी किस मंत्रालय के तहत थी? तो उड़न मंत्रालय के तहत थी। पीएम प्रधानमंत्री मोदी साहब की क्या थी भाई? वो आपकी योजना थी। इसमें इस नीति में क्या किया गया? शीर्ष देशों में, टॉप देशों में हमने क्या करना? अपना नाम शामिल करना। और इसके लिए समय 2030 तक हमारा उद्देश्य, इसका उद्देश्य पूछे, खेल नीति का उद्देश्य है। तो उद्देश्य की बात करें तो 2030 तक देश को शीर्ष स्थान लाना इन खेलों में। जो आपके ये हवा से संबंधित खेल हैं, इन खेलों में क्या करना है? देश को उत्तम क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व प्रदान करना, देश का नाम करना। ये सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर बन जाएंगी भी, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन कब? 11 जून को। आज की क्लास आपके बीच में, और भाई थोड़े से जो आंकड़ा था वो आपने टच कराया नहीं, बट कोई बात नहीं, है ना। मैं तो कभी मोरल डाउन करता ही नहीं हूं, मैं तो कभी गर्दन घेरूंगा ही नहीं, जैसे तुम एक गए, है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। क्लास को शेयर कर दिया करो और भाई हेज प्रेम कर लिया करो।